तो आज जो है हम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। कल हम पढ़ चुके हैं एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती हैं, और हम कुछ ना कुछ इसमें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी जो पार्ट 1 में है। आज हम जो है थोड़ा अपनी स्टडीज़ को एडवांस करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। मैम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा, अभी आवाज़ बंद कर दें। ओके मैम। ठीक, तो शॉर्ट एंड कॉस्ट पढ़ ली थी, एवरेज कॉस्ट का टेक्नोलॉजी को, प्राइस फैक्टर्स को हमने छोड़ दिया था, लॉन्ग रन कॉस्ट पढ़ ली थी, डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कैसे कैपिटल को बढ़ाते जाओ तो आपके पास जो है डिमिनिशिंग रिटर्न्स आते हैं उसके एक टाइम के बाद। और फिर हमने लॉन्ग रन कॉस्ट का पढ़ा था कि किस तरह शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट टोटल कॉस्ट जो है उसका कर्व्स जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो उनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं तो उससे फिर हमारे पास लॉन्ग रन कॉस्ट का कर्व बन जाता है। लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की कॉस्ट कर्व में सिर्फ यही फर्क होता है कि जो लॉन्ग रन का कॉस्ट कर्व होता है वो ज़्यादा डीप यू होता है, और जो शॉर्ट रन का शॉर्ट रन में ज़्यादा डीप कर्व्स होते हैं इस तरह से। ठीक, और जो लॉन्ग रन होता है वो थोड़ा सटल होता है, वो इतना डीप नहीं होता, बल्कि वो थोड़ा हल्का सा यू होता है, हल्का सा कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन होता है। ठीक, सॉरी यू शेप्ड होता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर हमने क्या पढ़ना था इसमें, ये हम पढ़ चुके हैं, लॉन्ग एवरेज कॉस्ट कर्व भी पढ़ चुके हैं। फिर देखिए एवरेज कॉस्ट कर्व का भी इसी तरह सारी शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व, फिर उन सब के जो पॉइंट्स एक दूसरे को जहाँ पे वो कट कर रहे होते हैं, जो लोएस्ट पॉइंट्स हैं, उनको जब आप मिलाएंगे तो यू गेट द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। देखिए ये नज़र आ रहा है, ये देखिए ये लिखा हुआ है कि ये सारे शॉर्ट लीस्ट कॉस्ट प्लांट इन वन, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर 4, फिर 5, ये सारे जो हैं ये 4। ठीक है, फिर इसके जो लीस्ट पॉइंट्स हैं जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और फिर ये इसको आप ज्वाइन कर देते हैं तो देन यू गेट योर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जस्ट लाइक द शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट, सॉरी द टोटल कॉस्ट कर्व्स। अच्छा, अब जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल या डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज का मतलब होता है जो फायदा और डिसइकोनॉमीज का मतलब होता है नुकसान। ठीक है, सिंपल टर्म में अब ये देखना कि किसको फायदा किसको नुकसान, उस पे भी हम आते हैं। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर फीचर्स ऑफ अ firm's technology that lead to failing long run average cost as to falling long run average cost as output increases। ये किसी भी जो है इकोनॉमिक्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये वो फायदे हैं आपकी स्केल के। स्केल का मतलब है कि आपका साइज कितना है। ठीक है, आपकी फर्म का साइज कितना है, आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपके पास कितने प्लांट्स हैं, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसको कहेंगे कि इसका स्केल उतना बड़ा है। ठीक है, तो स्केल बड़ा होने की वजह से जो फायदे होते हैं, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ अ फर्म, ये किसी फर्म के फीचर्स होते हैं। फिर फर्म्स टेक्नोलॉजी, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, अब टेक्नोलॉजी में आपको बता चुकी हूँ, मशीन्स भी हो सकती हैं, उसके लोग भी हो सकते हैं, उनका तरीका भी हो, लोग नहीं, जो लोग जो तरीका इस्तेमाल करें टेक्नोलॉजी, ठीक है, कोई नया तरीका इस्तेमाल करें वो टेक्नोलॉजी कहलाएगा। तो अ फर्म्स टेक्नोलॉजी दैट लीड्स टू, जो कि वजह बनती है फॉलिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जिसकी वजह से जो आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, मतलब इन द लॉन्ग रन आप जो किसी एक चीज को बनाने पे जो एवरेज कॉस्ट आपकी आ रही है, मतलब एक चीज को बनाने पे जो आपका एवरेज खर्चा आ रहा है, दैट उसकी वो कम होता जाता है एज आउटपुट इंक्रीज। जैसे जैसे आप आउटपुट को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक, लेकिन जैसे जैसे आप आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं ना, वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस पे आप आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे आपके सामने क्या है, एक्स एक्सिस पे आपके सामने है एवरेज कॉस्ट कर्व। मतलब ये आपको बता रहा है कि जब आपने एक चीज बनाई, 5 चीजें बनाई तो आपकी कॉस्ट कितनी थी, फिर बताया कि 10 चीजें बनाई तो कॉस्ट कितनी है, फिर आपको बताया कि अगर 15 चीजें बनाई हैं तो आपकी कॉस्ट कितनी है, 18 बनाई तो कितनी है, 20 बनाई तो कितनी है आपकी कॉस्ट, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता। तो जैसे जैसे आप यूर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आउटपुट एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट, उसी तरह देखिए आपकी एवरेज कॉस्ट कब नीचे जाती जा रही है। पहले एक चीज बनाने पे आपका एक 12 रुपए लगता था, और अब जो आपने 10वां वो बनाया है, आउटपुट का यूनिट बनाया है, उस पर आपके सिर्फ 8 रुपए लग रहे हैं। तो देखिए एवरेज कॉस्ट कर्व कितनी कम हो गई, 12 से
8 हो गई है, ठीक है। फिर इसी तरह गिरती जाती है, फिर एक लो पॉइंट आता है और फिर उसके बाद सबसे कम पॉइंट आने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक। अच्छा, तो इधर ढूंढे हैं उसको। सही हो गया। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की आपको समझ आ गई। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होते हैं? जब आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व कम हो, एवरेज कॉस्ट कर्व जो है आपका कम होता जाता है, आपकी एवरेज कॉस्ट जो है लॉन्ग रन में वो कम होती जाती है जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते जाएं, ठीक है। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? अब ये उसके ऑपोजिट है, ठीक है। उसके वो इकोनॉमीज होती है, डिस इकोनॉमीज है। फीचर्स ऑफ अ फर्म्स टेक्नोलॉजी दैट लीड टू राइजिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एज आउटपुट इंक्रीजेस। अब ये वो वजह है, स्केल आपका जितना बड़ा है, ठीक है, ये भी स्केल से रिलेटेड है डिस इकोनॉमीज की। जैसे जैसे आप आउटपुट को और बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि अब आपकी जो एवरेज कॉस्ट कर्व जो है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, या आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ा रहे हैं। तो देखिए वो यही है, यहाँ तक आप आए हैं, ठीक है। तो आपका एवरेज कॉस्ट कर्व जो है आपका नीचे ड्रॉप हो रहा था, ये पॉइंट आई थिंक है जहां तक कम हो रहा है। उसके बाद देखिए इंक्रीज हो रहा है, फिर इसके बाद इंक्रीज हो रहा है, इसके बाद और इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ तक जो है ये जो आपको फायदा हुआ है ये आपका है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसके बाद जो ये वापस इंक्रीज हो रहा है इसको कहेंगे डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, एक मशीन, एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया है एक फर्म ने, ठीक है। बहुत बड़ा प्लांट लगाया है, उसके अंदर फुटबॉल्स बन रहे हैं। शुरू में मशीनें ज़्यादा थी, ठीक है, और पहले 10 लोग लगाए तो अभी भी मशीनें बाकी थी, फिर 15, 20, 25, 30। तो जैसे जैसे आप लेबर बढ़ा रहे थे, मतलब आप अपना वो कर रहे थे ना, तो आपका जो है साथ साथ आउटपुट भी बढ़ रहा था। फिर एक टाइम आ गया कि आपके लेबर के पैसे तो पूरे हो गए, लेबर जितने पैसे ले रहा था उतने ही पैसे के आपको फुटबॉल्स भी दे रहा है, ठीक है। लेबर के पैसे तो आपके पूरे हो गए, लेकिन फिर जो मशीन की बारी आई है, जो आपने प्लांट लगाया है और उस पर जो आपका खर्चा आया है, उसके पैसे भी आहिस्ता आहिस्ता पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आपका जो आउटपुट आ रहा है और उस आउटपुट जो आप बेच रहे हैं उससे जो आपको पैसे आ रहे हैं वो आपकी मशीन के पैसे भी पूरे कर रहे हैं। फिर एक टाइम आएगा, ठीक है, कि उसने आपकी मशीन के पैसे भी पूरे कर दिए। उसके बाद अब आपकी दोनों जो है प्लांट भी फुल हो गया है, ठीक है, उसके अंदर लोग भी फुल हो गए हैं। लेकिन अब अगर आप आउटपुट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक और प्लांट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप एक और प्लांट बनाएंगे तो फिर आपको और लेबर को हायर करना पड़ेगा, तो फिर आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी। फिर आहिस्ता 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 एक टाइम आएगा कि आपके बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है। आप अपना आउटपुट बढ़ा रहे हैं, आपके प्लांट ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन फिर क्या होगा? फिर आपका कम्युनिकेशन गैप शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी कंपनी इनडेफिनेटली लार्ज होगी, अगर आपका फर्म इनडेफिनेटली लार्ज होगा, जो कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा फर्म हो, कि बहुत ज्यादा बड़ा हो, उसमें जो है ना 4 4 5 5 मुल्क के लोग लगे हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जितना एक कंपनी या जितनी एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है उसके अंदर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, उसके अंदर करप्शन, उसके अंदर मिसमैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। तो फिर इन चीज़ों की वजह से क्या होता है? आपकी एफिशिएंसी जो है ख़राब हो जाती है और आपकी दोबारा से आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल आर फीचर्स ऑफ अ फर्म टेक्नोलॉजी दैट लीड टू कांस्टेंट लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट एज आउटपुट इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या है? अच्छा, वही है कि वो कांस्टेंट रहता है, ठीक। इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो देखिए मैंने आपको जो बताया था कहाँ तक है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बिल्कुल इस लास्ट पॉइंट तक। मिनिमम एफिशिएंट स्केल, ये वो वाला स्केल है यहाँ तक। मतलब अगर आप 15 चीजें बनाएंगे ना, 15, ठीक है, 15 चीजें आप बनाएंगे तो आपकी जो हर चीज पे जो खर्चा आ रहा है ना वो तकरीबन 7 रुपए आ रहा है, ठीक है। 15 चीजें बनाएंगे। लेकिन अगर इफ यू चूज कि नहीं इससे ज्यादा भी मैंने बनाना है, 15 नहीं 18 बनाना है, तो देखिए जैसे ही आपने 15 से 18 पे आए हैं तो आपकी कॉस्ट क्या हो गई? बढ़ गई है, ठीक है। और मैंने आपको कॉस्ट बढ़ने की वजूहत बता दी कि स्केल बहुत बड़ा हो तो मिसमैनेजमेंट होती है, करप्शन होती है, कम्युनिकेशन गैप होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाने के पैसे आ जाते हैं, और भी बहुत सारे मसले होते हैं, ठीक। तो ये फिर आपकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जहां तक आपका मिनिमम पॉइंट आया है एवरेज कॉस्ट का, वहां तक जो है वो आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। और अगर आप उससे आगे जाएंगे तो यू स्टार्ट व्हाट द डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप उसके अंदर उस फेज के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी जो समझदार या रैशनल बंदा होगा वो इस पॉइंट पे आके अपनी प्रोडक्शन को रोक देगा। उसका प्रोडक्शन लेवल क्या होगा? बस 15, वो हमेशा 15 चीजें बनाएगा, इससे ज्यादा नहीं बनाएगा। तो ये एफिशिएंट मिनिमम
कम से कम एफिशिएंट स्केल जो है वो ये है कि आप इतने पैसों पे इतनी चीजें बनाए, ठीक। अच्छा, मिनिमम एफिशिएंट स्केल, अ फर्म एक्सपीरियंसेस इकोनॉमीज ऑफ स्केल अप टू सम आउटपुट लेवल। ये आउटपुट लेवल जो है, जो मैंने आपको बताया 15, दैट इज योर मिनिमम एफिशिएंट स्केल। 15 से ज्यादा आपको अपना स्केल को नहीं बढ़ाना। बियॉन्ड दैट आउटपुट लेवल, अगर आप इस आउटपुट लेवल से आगे जाएंगे, इट मूव्स इनटू अ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। या तो क्या हो जाएगा कि आप अगर अपने चीजों को बढ़ाते जाओगे, या तो आप कांस्टेंट हो जाओगे, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, आपकी जो लाइन है वो यू आते आते यू के बाद वो स्ट्रेट चली जाएगी, ठीक है। तो आपका स्केल कॉस्ट, वो आपकी जो इकोनॉमीज है वो उसके कांस्टेंट हो जाएंगी। जितनी भी चीजें आप बनाते जाएंगे, आपको उसका उतना ही फायदा आएगा जितना पहले आ रहा था। ये नहीं कि आपको उसका ज्यादा फायदा आएगा। या फिर जो आप डिसइकोनॉमीज वाले ऑफ स्केल्स में चले जाओगे इस फेज में, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप अपना स्केल बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और आपकी कॉस्ट वापस बढ़ना शुरू हो गई है। तो मिनिमम एफिशिएंट स्केल इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, ठीक है। ये वो सबसे कम क्वांटिटी है ऑफ आउटपुट एट विच द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट रीचेज इट्स लोएस्ट लेवल, ठीक है। तो जिस जगह पे आपकी लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट कर्व, जिस आउटपुट लेवल पे जितनी चीजें जो बनाने के बाद आपका जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो सबसे कम हो जाए, दैट इज कॉल्ड योर मिनिमम एफिशिएंट स्केल। If the long run average cost curve is U-shaped, the minimum point identifies the minimum efficient scale output level. Obviously, जब U-shape होगा तो जो U का ये जो बिल्कुल ये आखिरी वाला पॉइंट होता है ना, ये आपका मिनिमम वो होता है, प्राइस होती है या फिर कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट होती है, प्राइस नहीं। अच्छा, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, ये लोग अभी बता रहे हैं कि अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है या बिजनेस प्रॉफिट क्या होता है और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है कि जितना आपका टोटल रेवेन्यू आया है, ठीक है, मतलब जो आपने चीजें बेचने के बाद जो आपके पास पैसे आए हैं उसको टोटल रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। प्रॉफिट नहीं बोलते। अच्छा, प्रॉफिट दूसरी चीज होती है। और जब आप उसमें से कॉस्ट अपनी निकाल दें, टोटल कॉस्ट मतलब जितना पैसे आपने 10 बॉल्स बनाए, उस पर आपका खर्चा हुआ टोटल 100 रुपए, ठीक है। लेकिन जब आपने बेचा तो आपने एक फुटबॉल जो है वो 20 रुपए का बेचा, और क्योंकि आपने 10 फुटबॉल बनाए थे तो आपने 200 रुपए की फुटबॉल बेची, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू आपका आया है 200 रुपए, ठीक। टोटल जो आपके पास पैसे आए हैं बेचने के बाद, लेकिन टोटल कॉस्ट आपकी क्या आई थी, 100 रुपीज आई थी। तो जब आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को निकाल देते हैं ना, तो वो फिर आपका बन जाता है अकाउंटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या चीज गौरतलब बात है, यहाँ पे है कि टोटल कॉस्ट एक्सप्लिसिट वाली कॉस्ट है। ये लोग वो वाली कॉस्ट निकाल रहे हैं जो इनके जेब से पैसे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ वो कॉस्ट है, ठीक है। इन्होंने इम्प्लिसिट कॉस्ट को इसमें अकाउंट नहीं किया या इनकॉर्पोरेट नहीं किया। जो मैंने आपको बताई थी कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना, ऑफ द रिसोर्सेज, ऑफ यूजिंग द रिसोर्सेज ओन्ड बाय द फर्म। अगर अपनी चीज़ों को वो इस्तेमाल करके कोई काम करता है और वो उसका खर्चा उसमें नहीं डालता, तो खर्चा उसमें डालता है, तो वो फिर आपकी इम्प्लिसिट एज वेल एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाती है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है आपको पता है, अकाउंटिंग कॉस्ट एक्सप्लिसिट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है ना। माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं होती है, इन्होंने प्लस होती है। एक सेकेंड लाइन मैं इसको कर दूं, ये माइनस नहीं होती, ये प्लस होती है। आई होप कि आप लोगों को बात की समझ आ रही है। अच्छा, ठीक। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है, मैंने आपको बताया था, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जो आपके पैसे हाथ से गए हैं। फॉर एग्जांपल लेबर को दिया है आपने, रॉ मटेरियल पे लगाया है आपने, फॉर एग्जांपल बिजली का बिल दिया है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे आपके हाथ से गए हैं, ठीक है। प्लस वो पैसे जो आपने अपनी कुछ चीजें इस्तेमाल की हैं प्रोडक्शन में, जिसके आपने उस पैसे नहीं लिखे कि ये चलो ये कपड़ा भी मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो मैं इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ, आपने उस कपड़े के पैसे नहीं डाले। या जो आप अपना वक्त उस कंपनी में लगा रहे हैं, ठीक है, आपका वक्त भी जो है ना, अगर आप इसको कहीं और इस्तेमाल करते तो आप इससे पैसे कमा सकते थे, तो वो वक्त भी आपने उसमें काउंट नहीं किया, तो ये आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। तो जब आप ये दोनों प्लस कर लेते हैं तो इकोनॉमिक कॉस्ट बनती है, ठीक है। और फिर इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होगा, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट, या फिर सिंपल आप लिख ले माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक। ठीक हो गया, आई होप समझ आ गई होगी। अच्छा, तो इकोनॉमिक कॉस्ट होगी, ठीक है। आपको मैं बताती चलूं कि प्रॉफिट के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं, ठीक। ये दो तरीके का होता है प्रॉफिट आपके पास, एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट, मैंने आपको बता दिया,
एक होता है अकाउंटिंग का प्रॉफिट, ये जो ऊपर है, और एक होता है एक इकोनॉमिक प्रॉफिट। और इकोनॉमिक प्रॉफिट में आप क्या करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, जो आपके पास टोटल पैसे आए हैं, टोटल रेवेन्यू आया है, कैनाज दरवाजा बंद करो, टोटल रेवेन्यू जो आया है उसमें से आप क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट को। और अकाउंटिंग कॉस्ट आपको पता है कि क्या चीज़ होती है, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू में से ये लोग अकाउंटिंग कॉस्ट को भी माइनस करते हैं, और साथ में जो उनकी, इसको लिखने चले इकोनॉमिक कॉस्ट, सही है, इकोनॉमिक कॉस्ट। और इकोनॉमिक कॉस्ट मैंने आपको बता दिया कि ये जमा ये इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, सही हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो हमेशा आपकी बिजनेस कॉस्ट से, या सॉरी अकाउंटिंग कॉस्ट से ज्यादा होगी, इसीलिए आपका जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो हमेशा आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट से कम होगा, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट से में सिर्फ आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट निकाल रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉफिट में आप एक्सप्लिसिट भी निकाल रहे हैं और इम्प्लिसिट भी निकाल रहे हैं, तो दो चीजें आप माइनस करें टोटल रेवेन्यू से, सही हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। खुदाया, शिफ्ट नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, आई वांट यू टू सॉल्व दिस, सही है कि आप खुद इसको सॉल्व करेंगे, आपने इसको ये मुझे करके बताना है कल, ठीक है। जो मेरी क्लास में आज मौजूद है ये सब वो करेंगे, ये सब करेंगे, ठीक है। इन्होंने हालांकि इसको सॉल्व किया हुआ है कि देखिए अकाउंटिंग कॉस्ट देखिए आपकी कितनी आ रही है, $35,000 आ रही है, और इकोनॉमिक प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है, इकोनॉमिक कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है, देखिए इकोनॉमिक कॉस्ट आपकी इम्प्लिसिट भी आएगी और एक्सप्लिसिट, दोनों को जमा करेंगे तो आपकी कॉस्ट आएगी, ठीक है। ये अकाउंटिंग कॉस्ट इन्होंने क्या लिखा हुआ है, तो गलत लिखा हुआ है। अच्छा ठीक, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, चलिए आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। इसको मत देखिए, इसको देखना, ये देखने के बाद आपने मुझे इसको का जवाब बताना है कि इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी है और इसकी इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना है और इसका बिजनेस प्रॉफिट कितना है। अच्छा, न्यू रेस्टोरेंट, ये भी, इसको भी छोड़ दें, यूज द फॉलोइंग डेटा। अच्छा ठीक है, देखिए अब इन्होंने क्या किया हुआ ना कि बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, इन्होंने ये इसके अंदर आखिरी एक्सरसाइज सी दी हुई है कि आप इसको सॉल्व करें। तो ये जो क्वेश्चन अभी तक जो बातें हमने की हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना पढ़ने के बाद आप देखें कि आपको समझ आई है कि नहीं आई, जस्ट गो थ्रू दिस होल एक्सरसाइज और आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। देखिए ये जब आप करेंगे ना, ये कि एवरेज कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी है, मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, जब आप ये खुद कर लेंगे जिस दिन, तो आपको ये बिल्कुल सही सही समझ आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को ज़रा सा ये अकाउंटिंग कॉस्ट और इसका वो करवाऊँ, स्टॉप शेयर। अच्छा आप लोगों को नज़र आ रहा है? नो मैम। अच्छा ठीक है, आवाज़ को आप चले, मैं आपको बताती हूँ आपको जब, हाँ अब आपको नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है? मैम सिर्फ वाइट पेज नजर आ रहा है हाँ बस। हाँ हाँ हाँ, बस वाइट पेज ही है। हम्म, कैसे करते हैं, इसमें लिखते कैसे हैं, खुदाया। इंसर्ट,
अनाथ, ये पेंट में टाइपिंग किस तरह से लेकर आते हैं पेंटिंग में? हाँ चलो, अच्छा सही है, मैं इसको उसके बगैर कराती हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को वो करवाना चाह रही हूँ। अच्छा, तो एक बंदा है, ठीक है, एक फर्म है फर्म है। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे लिखना। फर्म ए, ठीक है, इसमें एक ही बंदा है, ठीक है, वो ओनर भी है और वो फर्म का मैनेजर भी है, ठीक है। तो वो जो है इस्तेमाल कर रहा है एक बिल्डिंग, ठीक है, कैपिटल, उसका वो रेंट दे रहा है कितने रुपए, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज, ठीक। फिर क्या है कि लेबर वो खुद ही है, मैनेजर भी वो खुद है, ठीक है। तो जो मैनेजर के पैसे होते हैं, जो लेबर के पैसे होते हैं, वो क्योंकि खुद है तो वो पैसे उसको नहीं दे रहा। लेकिन अगर वो कहीं नौकरी करे, अपना यही टाइम जो वो उसको चलाने में कर रहा है, अगर वो नौकरी करे तो वो कमा सकता है, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज। सही है। ये उसका ये उसकी वेजेस हो सकती हैं अगर वो कहीं जाके नौकरी करने लग जाए तब, और अपना काम छोड़ दे, ठीक है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे वो 100 रुपए दे रहा है और लेबर की, ठीक, और साथ में वो मटेरियल लेकर आ रहा है, रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल वो क्या बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो कोई शहद की जो है ना उसकी वो है, फॉर्म है छोटी सी, जहाँ पे वो सुच्चा जो असली शहद होता है ना उसकी बॉटलिंग करता है, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या चीज़ें लेकर आ रहा है, वो बॉटल्स और सारे रॉ मटेरियल लेकर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो 50 रुपए का, ठीक। सही हो गया। आप जब वो एक देखते हैं तो वो कितने प्रोडक्ट बना रहा है, टोटल जो आउटपुट है उसका वो है, वो बनाता है टोटल, कोई कह ले 100 बोतलें जो है वो बेचता है, ठीक है। और एक बॉटल जो है वो उसकी प्राइस होती है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉटल की प्राइस कितनी होती है, 20, ठीक हो गया। तो अब हम देखेंगे कि प्रॉफिट कितना कमा रहा है। तो सबसे पहले हम इसका टोटल रेवेन्यू निकालेंगे, ठीक है। टोटल रेवेन्यू, तो वो कितने पैसे लेकर आता है घर जब वो सारी चीज़ें बेचता है। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस, जितने रुपए की वो चीज़ बेच रहा है और जितनी चीज़ें वो बेच रहा है, पी इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस कितनी है, 20, ठीक। क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी बेच रहा है, 100 बॉटल्स बेच रहा है। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी कितने हो गया, ठीक, 2000 हो गया। अच्छा, अब आपने मुझे बताना क्या है, आपने मुझे बताना है किसका, इसको प्रॉफिट जो है ना, इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना है। चलो मैं इसको ऐसे बना लेती हूँ, प्रॉफिट का साइन जो है ना, थीटा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, थीटा नहीं बोलते, सॉरी, पाई बोलते हैं इसको, पाई, ठीक है। ये आपने मुझे इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बताना है कि वो कितना है, और आपने मुझे ये भी बताना है कि जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है इसका, जो अकाउंटिंग वाले लोग कहते हैं कि इसने इतना प्रॉफिट कमाया है, वो कितना है, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने का तरीका ये है कि आप करेंगे, क्या करेंगे आप लेंगे टोटल रेवेन्यू, जितने पैसे वो कमा रहा है, इधर भी लेंगे, और उसमें से आप निकाल देंगे इसकी, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉफिट है ना, तो आप इसमें से इकोनॉमिक कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट, लेकिन कौन सी वाली, इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक। और यहाँ पे भी आप इसी तरह करेंगे कि आप टोटल रेवेन्यू लेंगे,
उसमें से आप कितने पैसे निकाल देंगे? आप निकाल देंगे जो टोटल कॉस्ट आई है आपकी, अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक, तो आप मुझे बताएं कि अकाउंटिंग कॉस्ट कौन सी है और टोटल कॉस्ट कौन सी है। अगर देखा जाए तो ये पैसे वो पॉकेट से दे रहा है, ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई। ये जो रॉ मटेरियल के पैसे हैं वो, ये भी वो जेब से दे रहा है, ठीक है, तो ये और ये तो इसकी जेब से पैसे जा रहे हैं, तो इसको कहेंगे एक्सप्लिसिट। ठीक है, ये आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट आ रही है। क्या है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट? कितने आ रहे हैं? 150 कितने हो गए? 150। ठीक हो गया। तो टोटल इसका खर्चा जो है, अकाउंटिंग वाले का जो दिमाग है वो कहता है कि आपके जो टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वही जो है आपका टोटल कॉस्ट आया है इसके ऊपर, यही आपका खर्चा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी टोटल अकाउंटिंग कॉस्ट होगी। तो आप क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू जो है आपके पास क्या है, टोटल रेवेन्यू है आपका 2000 रुपये, तो आप 2000 रुपये में से कितने निकाल देंगे? सिर्फ 150, क्योंकि ये आपने जेब से खर्च किए हैं, सही है ना। तो कितने बच गए? 2000 में से 150 निकाल दो तो 1850। ठीक, तो ये क्या कह रहे हैं कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ है भाई? आपने तो 1850 रुपए कमा लिए हैं। वाह भाई, ये तो बहुत जबरदस्त बात हो गई। अब टोटल इकोनॉमिक्स वाले क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स वालों के अकॉर्डिंग क्या खर्चा हुआ है भाई इस बंदे का, तो वो है, उसको कहते हैं हम इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है आपकी? टोटल कॉस्ट इकोनॉमिक क्या होती है आपकी? इम्प्लिसिट एज वेल एज एक्सप्लिसिट। तो ये तो है 150 रुपए तो है, साथ में जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? कोई ऐसी चीज जो मालिक के पास अपनी थी, ओनर के पास अपनी थी, और वो उसने उसमें इस्तेमाल कर ली, ठीक है, लेकिन उसके लिए उसने पैसे नहीं लिए, ना दिए हैं और ना काटे हैं, तो वो कौन सा है? लेबर है। इसने ये जो फर्म को चलाने में जो मैनेजमेंट और सारा काम किया है और ये सारा कुछ किया है, अगर ये टाइम ये जाकर किसी और फर्म में एज अ मैनेजर काम करता तो वो इसको 500 रुपए तनख्वाह देने को तैयार थे। ठीक है, तो वो 500 रुपए तनख्वाह इसने फॉरगो की है, इसने अपने टाइम को यहाँ इस्तेमाल किया है, अपने टाइम को वहां इस्तेमाल नहीं किया। तो जो सेकंड बेस्ट तरीका था अपने टाइम को इस्तेमाल करने का, वो तो यही था कि आप जाके कहीं काम करते और वो आपको पैसे देते। तो ये कॉस्ट भी आप इसके अंदर एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डालेंगे। तो अब कितने हो गया आपका खर्चा भाई? अब तो आपका खर्चा ज़्यादा हो गया, आपका तो हो गया 650 रुपये खर्चा। ठीक, तो कौन सी कॉस्ट ज़्यादा है? इकोनॉमिक कॉस्ट ऑब्वियसली ग्रेटर देन अकाउंटिंग कॉस्ट है। तो ये 650 अब यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पहले से यहाँ तो सिर्फ 150 निकले थे, अब यहाँ से क्या क्या निकल रहा है? ये 2000 रुपये माइनस 650, ठीक है, तो ये बच जाएंगे इसके पास 1350 रुपये। ठीक हो गया, तो देख लें, अकाउंटिंग कॉस्ट कम है इसीलिए अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहा है कि मैंने ज्यादा प्रॉफिट कमाया, लेकिन दरअसल उसने ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया। वो अपने ही जो पैसे वो कमा सकता था कहीं और से, वो उसने इसमें से निकाले नहीं है। और यहाँ पे क्या देखें, जो टोटल आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो आपका हमेशा अकाउंटिंग प्रॉफिट से कम होगा, क्योंकि यहाँ से ज्यादा बड़ी चीज आप माइनस कर, यहाँ से आप छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का खुलासा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। एनी क्वेश्चंस? बच्चों एनी क्वेश्चंस? नो मैम। पूरा है ना, आपको भी कोई क्वेश्चन नहीं है? चले, नो मैम, आपके साथ साथ कर रही थी इसी वजह से मुझे समझ आई है। ठीक है, वेरी गुड। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बुक से भी पढ़ना है, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो भी पढ़ना है, लेकिन बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
क्योंकि आपके पेपर और आपका जो लोगों का यहाँ का जो माइंडसेट है ना पेपर बनाने का, वो बुक से होता है, ठीक है। तो बुक को पढ़ना बहुत लाजमी है, और समझने के लिए मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से। तो जो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज करने को दी है ना, वो ज़रूर करें, ठीक है। ये सी के अंदर जो एक्सरसाइज है, और मैं ये जो वो है ना लिंक, इस उसका क्या नाम है, ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई जिसके अंदर क्वेश्चन था, वो लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगी ताकि आपके पास क्वेश्चन मौजूद है, उसको सॉल्व करें। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये सारे अगर आप कर लेंगे, आप निकाल लेंगे इसका आंसर, तो फिर आपको, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, जो मैं आपको करा चुकी हूँ, तो फिर आपको कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी, ठीक। चले, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Allah Hafiz. हाफिज़।